यस सर, रीजनिंग टीचर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल से आप लोग को प्रत्येक दिन रीजनिंग का क्लास लेकर के आऊँगा। और आज के दिन हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास है। इंट्रोडक्शन के क्लास में सबसे पहले रीजनिंग सब्जेक्ट जो है वो आप एकेडमिक में पढ़े होंगे स्टार्टिंग से 1 to 10, या फिर आप इंटर पढ़े होंगे या ग्रेजुएशन भी करे होंगे। तो उसमें कहीं भी रीजनिंग सब्जेक्ट आया है क्या रीजनिंग एक सब्जेक्ट के रूप में एकेडमिक में यूज हुआ है कहीं पर भी क्या? तो आपका जवाब आएगा नहीं। तो सवाल ये उठता है, जब हमारे एकेडमिक जब हम पढ़ रहे थे हाई स्कूल में या कॉलेज में तो रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं आया, तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका इम्पोर्टेंस क्यों आ जाता है? हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को जानेंगे कि हमारा जो है रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना क्यों चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग क्यों पूछा जाता है। ये सब सारे सवाल जो है प्रत्येक स्टूडेंट के दिमाग में चलते रहता है और ये डाउट क्लियर होना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो हम लोग इस बात को जानें कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग सब्जेक्ट जो है वो रीजन से बना है। रीजन जो है वो लॉजिक से बनता है और लॉजिक जो है वो थिंकिंग से बनता है। तो हर एक मानव का थिंकिंग रीजनिंग का वर्क होता है। रीजनिंग सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो आपके थिंकिंग को, आपके एबिलिटी को या फिर आपके इंटेलिजेंसी को तीव्र कर देता है, तीक्ष्ण कर देता है, तेज कर देता है। तो इससे इम्पॉर्टेंस बढ़ता है रीजनिंग का ये कि आपके इंटेलिजेंसी या एबिलिटी को या फिर थिंकिंग को डेवलपमेंट जो करता है रीजनिंग, इसका इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में क्या है। तो आप देखेंगे इस चीज़ को कि जब एक कोई सेक्टर आपको जॉब देती है तो उसमें उसको क्या चाहिए, एक लिबरल आदमी चाहिए, एक लिबरल स्टाफ, और उसमें एक आइडियल जिसके पास इंटेलिजेंसी हो, एबिलिटी हो, थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी हो। तो ऐसे छात्र को या ऐसे मानव को वो अपने यहाँ रखने का प्रयास करता है या सिलेक्शन करने का प्रयास करता है, तो वो बेहतर वर्क कर सकता है उसके लिए। तो इसके लिए रीजनिंग सब्जेक्ट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाने का प्रयास करता है कि इससे पता चलता है कि आप कितने लिबरल हैं, कितने आप थिंकिंग पावर आपका कितना स्ट्रोंग है। इससे को पता करने के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट को आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब प्राइमरी स्टेज की बात कर लें, नवोदय, सैनिक, नेतरहाट या फिर किसी भी स्कूल में एंट्रेंस देने जाते हैं तो आप वहाँ पर भी देखते हैं रीजनिंग आता है। तो वहाँ पर भी आपकी एबिलिटी और थिंकिंग इंटेलिजेंसी का टेस्ट होता है, जिसके चलते कि आपको आगे फर्दर एडमिशन होता है किसी कॉलेज में या स्कूल में। तो जब भी कंपटीशन की बात आएगी तो वहाँ पर रीजनिंग आ जाता है। तो रीजनिंग का वर्क क्या है, रीजनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ये आप समझ गए। अब आइए हम लोग जानते हैं रीजनिंग का हमारे कंपटीटिव एग्जाम में रोल क्या है, भूमिका क्या है रीजनिंग की। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें रीजनिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि आपके कट ऑफ मार्क्स जो एक तैयार होता है किसी भी एग्जाम में compete करने के लिए, जो कट ऑफ मार्क्स तैयार होता है उसमें बूस्टअप करके आपको प्रवेश कराने का। रीजनिंग एक ऐसा पेपर है, अगर आप इसको बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये आपको 100% में 99.99% आपको मार्क्स देने का इस सब्जेक्ट में इतनी कैपेसिटी है कि वो आपको इतना मार्क्स दे सकता है। तो अगर मान लिया जाए किसी भी एग्जाम में आप 99% मार्क्स अगर रीजनिंग में ले आते हैं, जाहिर सी बात है आपका नंबर जो होगा, जो आपको मार्क्स आते हैं वो आपका हाई हो जाएगा रीजनिंग की बदौलत, और कट ऑफ मार्क्स में आप प्रवेश कर जाएंगे। इट मीन्स आप सेलेक्ट हो जाएंगे।
तो रीजनिंग की भूमिका है किसी भी एग्जाम में आपको सिलेक्शन होने में रीजनिंग मददगार साबित होता है। अब आइए इसके साथ ही हम लोग इसमें जानेंगे कि एक स्टूडेंट, आप कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी छात्र हो, सबसे पहले उसको ये जानना होगा कि मैं स्वयं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अपने आप को जानिए, पहचानिए, फिर काम करना स्टार्ट कीजिए पढ़ाई का, और बेहतर होगा। और मेरा प्रयास रहेगा, अगर आज के दिन मेरा इंट्रोडक्शन का क्लास आप लोग देख रहे हैं, अगर मान लिया जाए रीजनिंग में थोड़ा बहुत भी जानकारी आपको हो तो अपने आप को रीजनिंग में जीरो समझ लीजिए। और आज से मेरा क्लास एंड तक अगर आप देखते रहेंगे तो मैं रीजनिंग में आपको जीरो से हीरो ना बना दिया तो मेरा नाम नहीं। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा, एक छात्र में 3 चीज़ें होना अति आवश्यक है। पहला, समय की पाबंदी, टाइम का इम्पोर्टेंस। आपको टाइम का इम्पोर्टेंस समझना होगा कि वर्तमान समय हमारे लिए क्या है, क्या लेकर के आया है, किस तरह का समय हमारे लिए है। तो टाइम के इम्पोर्टेंस। दूसरा चीज़ कि आप कितने समय में जॉब ले सकते हैं। आप एक अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और टाइम के इम्पोर्टेंस को समझकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके जॉब पाने का प्रयास करें। दूसरा चीज़ आता है आपका शांत मन। स्टूडेंट का एक उम्र होता है जो कि उच्च श्रृंखल वाला उम्र होता है। इसमें अगर आप थोड़ा सा लिबरल हो जाएं, आपका मन अगर शांत रहे, मन इधर उधर ना भटके, तो अगर कंसंट्रेशन बनाकर आप पढ़ाई में दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तीसरा चीज़ है आपका धैर्य, पेशेंस जिसको बोलते हैं। अगर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है एक, और उस एग्ज़ाम में बाय द वे वो असफल हो जाता है, फिर एग्ज़ाम देता है, फिर वो असफल हो जाता है, तो धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी है। धैर्य भी हो तो किस तरह का धैर्य, पेशेंस हो तो किस तरह का पेशेंस होना चाहिए, उस पर भी थोड़ा गौर कीजिएगा। पेशेंस होना चाहिए इस पृथ्वी पर। अगर किसी के पास पेशेंस बेहतर हो तो आप की माँ, एक बच्चे की माँ जो होती है उसका पेशेंस सबसे बड़ा पेशेंस होता है। जब बच्चा सपोज दैट चलना शुरू करता है तो माँ बच्चे को 2 हाथ पकड़ के खड़ा करती है, बच्चा वो गिर जाता है, फिर माँ खड़ा करती है, बच्चा फिर गिर जाता है, फिर माँ तब तक खड़ा करते रहती है बच्चों को जब तक बच्चा वो पग ना बढ़ाने लगता है। बच्चा 1-2 पग बढ़ाता है फिर गिर जाता है। तो माँ का पेशेंस देखिए कितना ज़बरदस्त है कि माँ वो बार बार प्रयास करती है कि हमारा बच्चा चलता रहे और बच्चा हमारा चलने लगे। और बच्चा जब तक चलने लगता है माँ वो काम छोड़ती नहीं उसे चलना सिखाना। तो पेशेंस होना चाहिए उस माँ के जैसा। आप अपने जॉब के लिए इस कदर प्रयास करें जब तक आपको जॉब मिल ना जाए, आप थके नहीं, हारे नहीं। और इस पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी असफल या सफल होता है स्टूडेंट, तो असफल और सफल एक ही चीज़ पर निर्भर करती है बाबू, कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अगर आप मान लिए तो आपकी असफलता हो गई, अगर ठान लिए तो एक नए दिन आपको सफल करवा के ही रहेगा और आप सफल निश्चित रूप से होंगे। और स्टूडेंट का जो नॉलेज, एक टीचर का, मैं एक टीचर के रूप में नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट को भी अपने नॉलेज को शेयर करना चाहिए। सपोज दैट, इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं आप। मान लिया जाए आपके पास भी एक सेब है और मेरे पास भी एक सेब है। अगर आप भी अपना सेब अपने पास रखते हैं और मेरा सेब मेरे पास रखता है तो दोनों के पास एक एक सेब ही होंगे। लेकिन अगर आप अपना सेब मुझे दे दें और मेरा सेब आपके पास चला जाए तो इससे क्या होगा, इसको इस रूप में समझिए, आइडिया के रूप में। अगर कुछ आइडिया, एक आइडिया आपके पास है और एक आइडिया मेरे पास है, यहां मैं सेब को लिया आइडिया के रूप में,
तो अगर आप अपना वाला आइडिया मुझे दे दें और मेरा वाला आइडिया आपको मैं दे दूं, तो आपके पास भी 2 आइडिया हो जाएंगे और मेरे पास भी 2 आइडिया हो जाएंगे। इससे क्या होता है, आइडिया का डेवलपमेंट होता है। तो किसी भी आइडिया हो, कोई भी आपको बातें आती है, उसको शेयर कीजिए, तो दूसरा भी आपसे शेयर करेगा, आपका भी डेवलपमेंट होगा और अन्य बच्चों का, लड़कों का भी डेवलपमेंट होगा और हम लोग सब साथ मिलकर काम करेंगे तो एक न एक दिन निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे तो रीजनिंग को हम पहले बांट करके दिखाते हैं आपको। हमारा रीजनिंग जो है, हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट जो है वो आपका 2 पार्ट में बटा होता है। रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। हमारा रीजनिंग जो है अभी 2 पार्टों में बटा होता है। एक होता है वर्बल, एक होता है वर्बल जिसको आप शाब्दिक कहते हैं, दूसरा होता है नॉन वर्बल, नॉन वर्बल अशाब्दिक। अब यहां देखिए, वर्बल का भी 2 पार्ट होता है, वर्बल का भी 2 पार्ट होता है। एक होता है इसमें जनरल, जनरल रीजनिंग हुआ जिसको सामान्य तर्क शक्ति कह सकते हैं, और दूसरा हो जाता है लॉजिकल, लॉजिकल रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, यानी तर्क रीजनिंग तो खुद तर्क शक्ति है, उसमें अगर लॉजिक लग जाए, लॉजिक का पावर हो जाता है यहां पर, जो कि आपको बेहतर ढंग से सीखना है। इस सेक्शन को हम लोग, इस सेक्शन को और इस सेक्शन को, और ये 3 सेक्शन हमारा रीजनिंग का होगा। और इस जनरल रीजनिंग में भी आपका एक पोर्शन आता है मैथमेटिकल रीजनिंग थोड़ा सा पार्ट, और एक पोर्शन आता है आपका जनरल रीजनिंग का पार्ट। तो मैथमेटिकल रीजनिंग और जनरल रीजनिंग के पार्ट को अलग अलग रूप से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसके सिलेबस को, सिलेबस को हम लोग देखते हैं। सिलेबस आप देखेंगे, सिलेबस को हम लोग अब आप लिखेंगे बोर्ड पे, आप लोग अध्ययन करेंगे सिलेबस का। आइए अब देखते हैं हम लोग, हमारा ये सिलेबस है। सिलेबस में आप जनरल रीजनिंग का सिलेबस में आप देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर देख रहे हैं जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इसमें क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं, उसी से रिलेटेड एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद वर्ड अरेंजमेंट का होता है, इसमें इंग्लिश और हिंदी के वर्ड को अरेंज करने के लिए कहता है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। इंग्लिश के वर्ड को डिक्शनरी के अनुसार, हिंदी के वर्ड को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के लिए कहा जाता है। तीसरा हमारा वर्ड फॉर्मेशन है। वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड इसमें क्या है कि कुछ लेटर दे देगा, उससे कहेगा आपको शब्द बनाने के लिए, या फिर एक शब्द ही दे देगा, उसके लेटर से रिलेटेड, यानी इसके लेटर को इंटरचेंज करने से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भिन्न भिन्न तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए, चौथा चैप्टर हमारा है LNSW, लेटर नंबर सिंबल। L फॉर लेटर, N फॉर नंबर, S फॉर सिंबल, W फॉर वर्ड, यानी लेटर नंबर सिंबल एंड वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम हो गया। ये क्वेश्चन जब भी आता है तो सिंगल क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन या फिर 5-6 क्वेश्चन के बंच में भी आता है। आपको सिंगल जब भी देगा तो SSC और रेलवे में, और बंच में जब भी देगा तो बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन इस पे। अब आइए, कोडिंग डिकोडिंग, एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस, आप किसी भी एग्जाम की बात कर लें, सबसे ज़्यादा वेरिएशन इसको चैप्टर में होता है कोडिंग डिकोडिंग में। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि लेटर टू नंबर, लेटर टू लेटर, लेटर टू वर्ड, वर्ड टू लेटर, और कंडीशनल क्वेश्चन होता है, मैट्रिक्स कोडिंग का क्वेश्चन होता है, रो एंड कॉलम का होता है, रोल नंबर एंड रोल कोड से रिलेटेड होता है, और कंडीशनल क्वेश्चन होता है। बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का इस पर आधारित आता है, जो कि हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। और इमेज में आपको यहाँ पर लेटर और नंबर, लेटर और नंबर का मिरर और वाटर इमेज पढ़ना है इमेज चैप्टर में, जो कि आजकल आप वर्तमान में देखे होंगे। एग्जाम हुआ था ALP का ये 2018 में, तो काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछा गया था इमेज से। अब आइए, हमारा यहाँ पर ट्रूथ वर्ड ऑफ द स्टेटमेंट, आप कमीशन लेवल का एग्जाम ले लें, या फिर SSC है, या फिर क्षेत्रीय कोई स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, या फिर रेलवे का एग्जाम हो, उसमें सिंगल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ट्रूथ वर्ड ऑफ
ऑफ द स्टेटमेंट से। अब आइए यहाँ पर सीरीज चैप्टर देखते हैं। सीरीज चैप्टर से VBI चैप्टर है, इसमें लेटर, नंबर और आजकल पूछा जा रहा है वर्ड बेस्ड भी, वर्ड का भी एक सीरीज दे देगा, उसमें कहेगा अगला पद क्या आएगा, या फिर लेटर का सीरीज दे देगा अगला पद क्या आएगा, या फिर नंबर का सीरीज दे देगा उसमें कहेगा अगला पद क्या आएगा। और एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस, आप किसी भी एग्जाम की बात कर लें, हर एक तरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एनालॉगी, एनालॉगी में लेटर, नंबर और वर्ड तीनों टाइप का क्वेश्चन होता है। लेटर से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड और वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, इसमें जिस तरह का आप देखिए यहाँ पर एक देखिए वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर और यहाँ नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, ये दोनों चैप्टर लगभग सेम है। यहाँ पर लेटर और वर्ड पे काम करते हैं और नंबर बेस्ड में क्या होता है, यहाँ पे डिजिट और नंबर पे काम करना होता है। लगभग क्वेश्चन पूछने का पैटर्न दोनों का सेम होता है। वहाँ वर्ड बनाना है तो यहाँ पर आपको नंबर दे देगा, उसके स्क्वायर नंबर बनाने के लिए देगा। और आइए यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट जिसको कहते हैं हम लोग। यहाँ पर लेटर, नंबर और सिंबल, लेटर, नंबर और वर्ड तीनों का आपको क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अगला चैप्टर आपका है डिस्टेंस डायरेक्शन का। डिस्टेंस डायरेक्शन में आपको जो है, जैसे मान लिया जाए कहीं किसी चार दिशा है, चार दिशाएं कॉमन कर लीजिए तो 8 दिशाएं हो जाती है। 8 दिशा में से किसी दिशा की ओर मूव करके व्यक्ति चला या मुंह किए हुए है, उसका छाया से रिलेटेड या फिर दिशा के कन्वर्सन से रिलेटेड या फिर गमन से रिलेटेड भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन डिस्टेंस डायरेक्शन में पूछे जाते हैं। अब आइए ब्लड रिलेशन की बात करें। ब्लड रिलेशन में रक्त संबंध जो है, इसमें आपको क्वेश्चन लेटर से रिलेटेड या नेम से रिलेटेड या फिर लेटर सिंबल के कंजुगेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर एक चैप्टर है जो कि आपको यहाँ पर नंबर का वर्क होता है, यहाँ पर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ये चैप्टर आप जो है, आप इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, यहाँ पर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग में मिसिंग नंबर को हम रख देते हैं मिसिंग नंबर। और यहां पर हम लोग कर लेते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, यहां पर कर लेते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहां पर लॉजिकल वेन डायग्राम में क्या होता है। कुछ शब्द दे देगा, उसको कहेगा वेन डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। और उसके अगला चैप्टर हमारा हो जाएगा रैंकिंग, जो कि कक्षा में विद्यार्थी के रोल नंबर से रिलेटेड या फिर व्यक्ति के बाएं दाएं पंक्ति में बैठने से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें भिन्न भिन्न तरह का क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है एग्जाम में। पजल VBI चैप्टर, ये आपको बैंक के एग्जाम के लिए, अगर ये पजल और सिटिंग दो चैप्टर अगर कंप्लीट कर लेते हैं बैंक के एग्जाम के लिए, तो आपका समझिए बैंक में कम से कम तो 15 से 20 नंबर के लिए आप सिक्योर हो जाइए कि आपको आ रहा है, अगर ये दो चैप्टर आपका बेहतर हो जाता है। VBI चैप्टर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों चैप्टर आपका, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में आपको देता है किसी सर्कुलर पाथ या रेक्टेंगुलर पाथ या फिर पंक्ति ले लीजिए में व्यक्तियों के बैठने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद आइए क्यूबाइड, घन घनाभ, इसमें क्यूबाइड जो होता है, क्यूब के कटिंग काट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आगे क्लास में। और उसके बाद डाइस, इसमें डाइस जो है, डाइस चैप्टर में कोई भी आपको दे देगा एक डाइस, उसमें कहेगा एक नंबर हो या कलर हो या प्रतीक चिन्ह हो या फिर लेटर हो, उसके अपोजिट में कौन सा आएगा, नंबर, लेटर, बिंदु, पॉइंट जिसको बोलते हैं आप, या फिर सिंबल कौन सा आएगा, ये पूछा जाता है। या फिर एक डाइस को ओपन करके खोल के रख देगा और उससे कहेगा कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए हम लोग अगला चैप्टर देख रहे हैं, हमारा दिया हुआ यहाँ पर क्लरिकल एप्टीट्यूड, जो कि पहले बैंक के एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछा जाता था क्लरिकल एप्टीट्यूड से। उसमें कि अब जो है SSC और रेलवे, कभी कभी CPO के एग्जाम में आप देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा SSC में, तो आप देख, या फिर स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी मिल जाएगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को। तो इसमें क्या होता है, एक हिंदी या इंग्लिश में एड्रेस लिखा हुआ रहेगा और उसको सेम मिलाना होता है, इस विकल्प में मिल जाए वो हमारा आंसर बन जाता है। तो ये आपका जो आप देखे जनरल रीजनिंग का जितना भी पार्ट देखते हैं, एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, हर एक तरह के एग्जाम में, चाहे वो बैंक, SSC, रेलवे, किसी भी मैनेजमेंट एग्जाम की बात कर लें, हर एक तरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का। मैथमेटिकल रीजनिंग में आप देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें क्या होता है कि नंबर, लेटर,
का मैथमेटिकल सिंबल, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग का सिंबल होता है, एक सिंबल को दूसरे सिंबल से इंटरचेंज करके आपको इक्वेशन का वैल्यू निकालने कहेगा, या फिर LHS बराबर RHS करने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए मैथमेटिकल रीजनिंग देखते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग मैथमेटिक्स का कुछ चैप्टर जैसे एवरेज हो गया, एज बेस्ड प्रॉब्लम हो गया, इस सब से क्वेश्चन कभी कभी SSC एक क्वेश्चन फिक्स है, हर हमेशा रीजनिंग में पूछता ही है, और इसीलिए हम यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर एक लिए हैं, जिसमें कि हम थोड़ा बहुत इसमें जानकारी आपको एज बेस्ड प्रॉब्लम और एवरेज का देंगे। अब आइए यहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं। वेन डायग्राम में इसमें आपको डायग्राम दिया रहेगा, उसमें आपको कंजुगेशन से मतलब इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन या यूनियन से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्लॉक में, क्लॉक चैप्टर जो है काफ़ी VVI चैप्टर ये भी है, इसमें बैंक में क्वेश्चन नहीं पूछता है, इससे बाकी सब क्वेश्चन सभी एग्जाम में ये सारे चैप्टर जो है बैंक में ही पूछते हैं, और ये जो है क्लॉक आपको बैंक छोड़ करके सभी एग्जाम पूछते हैं। इसमें आपको क्लॉक के इमेज से या फिर किसी निश्चित समय पर दोनों सुई के बीच यानी घंटा और मिनट के सुई के बीच के कोण कितना बनेगा, या कब साथ होगा, कब विपरीत होगा, कब समकोण पर होगा, या कब 10 मिनट का अंतर होगा, कब 5 मिनट का अंतर होगा, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लॉक में पूछा जाता है। कैलेंडर में, कैलेंडर चैप्टर भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI है। हर एक तरह के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की बात कर लें, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कैलेंडर से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो होता है आपको एक डेट दे देगा, उसका दिन दे देगा, और अगले डेट के दिन के बारे में पूछा जाता है। कभी कभी तो ऐसा दे देगा, मान लो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, उसको भी निकालने का हम इजीली तरीका आपको टेक्निक बताएंगे, किस तरह से आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मिसिंग नंबर की बात आती है। मिसिंग नंबर जो है वो आपको एनालॉजी और क्लासिफिकेशन चैप्टर जो आप यहाँ पर देखें, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, इसी के और सीरीज, ये तीनों चैप्टर के रूल से मिसिंग नंबर का चैप्टर जो है क्वेश्चन आपका बनेगा, जो कि आपको हम ट्रिक और टेक्निक इसमें भी सिखाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर जो है कमोबेश सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद आते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के बारे में जानते हैं। लॉजिकल रीजनिंग हमारा जो है सेक्शन 1 हो गया हमारा जनरल रीजनिंग, सेक्शन 2 हो गया हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग, सेक्शन 3 हमारा हो गया लॉजिकल रीजनिंग, और सेक्शन 4 हो गया हमारा नॉन वर्बल। सेक्शन 3 में लॉजिकल रीजनिंग जो हमारा है उसमें पहला चैप्टर है साइलोगिज्म। साइलोगिज्म बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, समझने में, जब हम आपको इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग का एक एक चैप्टर को हम लोग को पीना है, सहजता भाव से सीखना है, इस तरह से कि लगेगा कि मतलब लॉजिकल रीजनिंग में कुछ भी नहीं है। हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को चुटकी में जादू की तरह सीख लेंगे, मैजिकल रूप से सीख लेंगे। सबसे ज़्यादा रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग का फोकस जो होता है इसी सेक्शन पे होता है, और मैं बहुत अच्छी तरह से आपको इस सेक्शन को समझाने का और सिखाने का प्रयास करूंगा, और मेरा प्रयास, मुझे विश्वास है कि मैं आपको बेहतरीन सिखा सकता हूं और सिखा दूंगा। उसके बाद आइए स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसमें भी कथन निष्कर्ष दिया रहता है, कथन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष को सही गलत करना होता है। स्टेटमेंट एजम्पशन, इसमें भी आपको कथन के अकॉर्डिंग पूर्वधारणा, अनुमान, एजम्पशन निकालना होता है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट में भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको आर्गुमेंट देना होता है, तर्क कौन सा मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क है, ये ढूंढना होता है। स्टेटमेंट एंड एक्शन में यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस पर कौन सा आप एक्शन प्लान करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक्शन से ढूंढ करके देना होगा। कॉज एंड इफेक्ट में आपको एक दो कारण ही, दो कथन दिया रहेगा, उसमें से आपको कारण और परिणाम को पहचानना होगा, कौन सा काउज है, कौन सा इफेक्ट है। रीजन एजर्सन होता है, दो कथन इसमें भी देता है, दोनों कथन को कोरिलेट करना होता है, हो सकता है दोनों कारण ही हो जाए, हो सकता है दोनों परिणाम हो जाए, इस तरह की बातें इसमें हम लोग को एजर्सन में सीखना है। सिचुएशन रिएक्शन, किसी भी स्थिति को भांप लेना, तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देना। आपको स्थिति एक दिया हुआ रहेगा स्टेटमेंट में, उस पर आप प्रतिक्रिया क्या तुरंत जारी करते हैं, त्वरित कार्यवाही जिसको कह सकते हैं, वो आपको सिचुएशन रिएक्शन चैप्टर में देखेंगे। बेस्ट आंसर सिलेक्शन, इसमें भी आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग में समझ लीजिए कि ये जो होता है चैप्टर वो साइंटिफिक रीजन से रिलेटेड होता है, साइंटिफिक रीजन देना होता है इसमें। पंच लाइन, पंच लाइन वो है, मान लीजिए स्टेटमेंट जारी है और पंच लाइन दिया हुआ नीचे, जिस पंच लाइन को पढ़ के अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको हंसी आ जाए। पंच लाइन मतलब क्या? हंसी।
आ जाए वो हमारा आंसर हो जाता है। इस चैप्टर को भी देखेंगे। पैसेज इन्फेरेंस, पैसेज इन्फेरेंस में एक पैसेज आपको दिया रहेगा, उस पर 5 क्वेश्चन होता है। उसमें से आपको सही और गलत का परसेंटेज, कौन संभवतः सत्य है, कौन पूर्णतः सत्य है, कौन संभवतः सत्य है, कौन पूर्णतः सत्य है, ये सब तरह का बातें इसमें देखना। इनइक्वलिटी, ग्रेटर देन लेस देन, अल्फ़ाबेट के लेटर को ग्रेटर देन लेस देन से जोड़ करके, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या फिर इक्वल टू से जोड़ करके आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया हुआ रहता है इसमें, और उसमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन को सही और गलत करना होता है। इनपुट आउटपुट में एक इनपुट आपको दिया हुआ रहेगा, उसका स्टेप वाइज आउटपुट करके भी आपको दिया हुआ रहेगा। उसी पर आधारित बैंक में या फिर मैनेजमेंट के एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। डाटा सफिशिएंसी, आपको जो आप पढ़े जनरल रीजनिंग में इतना पेपर, या फिर लॉजिकल रीजनिंग का मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो पढ़े आप, या कैलेंडर पढ़े, ये सारे चैप्टर से रिलेटेड आपको डाटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। डिसीजन मेकिंग, जस्ट लाइक एलिजिबिलिटी भी इसको कहते हैं, दूसरी भाषा में इसको एलिजिबिलिटी भी कहा जाता है। और ये आप किसी संस्था में उम्मीदवार का शर्त दे करके उसका चयन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। आप इस सेक्शन को, लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को जो आप देख रहे हैं, VBI है बैंकिंग एग्जाम के लिए और खास करके मैनेजमेंट एग्जाम के लिए VBI सेक्शन। और आप इधर देख लो, रीजनिंग की महत्ता दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि आप वर्तमान में जो ALP का एग्जाम हुआ है 2018-19 में, उसमें आपको इस सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ALP में, RPF में, रेलवे का जो भी एग्जाम लिया गया है उसमें काफ़ी मात्रा में इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसलिए अब जो है ये सेक्शन हर एक एग्जाम के लिए कहा जाए तो VBI हो गया है। अब आइए नॉन वर्बल में सिर्फ और सिर्फ फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसमें कहीं भी आपको शब्द नहीं, फिगर में तो सीरीज का, फिगर का सीरीज, फिगर का ही एनालॉजी, फिगर का ही क्लासिफिकेशन, फिगर का इमेज। हिडन फिगर जो होता है, हिडन फिगर में आपको एक आकृति दे देगा, कहेगा विकल्प में किस विकल्प में छिपा हुआ है वो आपको पूछेगा। अब आइए शेप कंप्लीशन जो होता है, इसमें आकृति को पूर्ण करना होता है। एक अधूरी आकृति आपको दिया हुआ रहेगा, उसको आपको पूरा करने के लिए कहेगा। उसके बाद काउंटिंग फिगर, इसमें एक शेप दे देगा, उसमें कई एक त्रिभुज, वर्ग, आयत या वृत्त या फिर रेखाएं को काउंटिंग करने के लिए कहा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में इसमें पेपर को पहले फोल्ड किया जाता है, उसको काटा जाता है, फिर खोलने पर किस तरह का दिखता है, या फिर कटा हुआ फिगर को ही मोड़ने पर किस तरह का मोड़ के आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अब आइए यहाँ पर फिगर अरेंजमेंट में, यहाँ कुछ फिगर दे देगा, उसको कहेगा अरेंज करने के लिए। अरेंज करके 3 समूह बनाना होता है, 3-3 या 4-4 फिगर का 3 अलग अलग समूह। और मैट्रिक्स फिगर में आपको 9 आकृति का एक बॉक्स में करके दिया हुआ रहेगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक जगह खाली स्थान रहेगा, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिमिलर फिगर में एक फिगर आपको दे देगा, उसी से रिलेटेड हूबहू मिलता हुआ फिगर आपको विकल्प से ढूंढना है। मेकिंग फिगर, आपको उसी तरह से एक फिगर का कुछ पार्ट दे देगा, उससे कहेगा फिगर बनाने के लिए। डेविएशन ऑफ फिगर का कैसे विचलन होता है, कैसे उसका मूविंग होता है, उस रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेविएशन ऑफ फिगर में देखना है। पोजीशन पॉइंट ऑफ फिगर, आपको एक 2-4 फिगर का बाउंडेड पार्ट मिक्स करके दिया हुआ रहेगा, उसमें कुछ बिंदु डाला हुआ रहेगा। अब उसी बिंदु से रिलेटेड आपको फिगर को घुमा करके दिखाएगा विकल्प में कौन सा विकल्प उससे रिलेटेड है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर देखना है डेविएशन ऑफ फिगर में, पोजीशन पॉइंट ऑफ में। उसका रोटेशन फिगर में क्या होता है, फिगर का रोटेशन होता है। एक फिगर आपको दे देगा, वो फिगर को रोटेट करना होता है, एक ही जगह पे घुमा करके, घूर्णन उसको कह सकते हैं आप, घुमा करके देखना है विकल्प में किस विकल्प में वो मिल जाता है। तो ये आपको जो है, ये आप देख रहे हैं जो नॉन वर्बल का सेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ अब बैंक एग्जाम में, अभी वर्तमान में नहीं, जब से ऑनलाइन एग्जाम हो गया है तब से बैंक एग्जाम में इससे नहीं पूछा जाता है। पहले अच्छा खासा बैंक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है ये SSC और रेलवे में इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर मैनेजमेंट के एग्जाम में भी इस सेक्शन से क्वेश्चन देखा जाता है। तो ये आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस रहा। अब रीजनिंग के सिलेबस के जानने के बाद अब हम लोग आगे के क्लास में क्या करेंगे,
चैप्टर द चैप्टर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगले वीडियो में हमारा पहला चैप्टर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई के बारे में जाने। पढ़ाई जो है, स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो वो पढ़ते से भागते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। सपोज दैट आप पढ़ाई को अगर मजबूरी में कन्वर्ट कर लें, आपको अपना पढ़ाई अगर मजबूरी लगने लगे तो पढ़ाई में ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट जग जाएगा। इसको आप एक उदाहरण समझ सकते हैं। सपोज दैट आप एक चिलचिलाती धूप है, पछुआ पवन चल रही है और मान लो कि गोबी के रेगिस्तान में, सपोज दैट आप गोबी के रेगिस्तान जा नहीं सकते हैं अभी, लेकिन सपोज दैट मान लेना है कि हम गोबी के रेगिस्तान में रास्ता भटक गए हैं, यानी उसमें आप इस तरह से भटक गए हैं कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, चिलचिलाती धूप है, पछुआ पवन भी बह रही है और आपके पास खाने और पीने का कोई साधन नहीं है। इस स्थिति में आप घूम रहे हैं, दिन बीत गया, दिन भर आप उस धूप में चलते चलते थक जाते हो, शाम का समय होता है, आप थक के गिर जाते हो। उस समय आपके दिमाग में, ज़हन में एक ही बात आती है, अगर पानी का एक बूंद मिल जाए तो फिर हम जी लेंगे और रास्ता ढूंढ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सोचना है मजबूरी क्या चीज़ होती है। तो आपके पास तो पानी भी नहीं है, उस समय आप क्या करेंगे, कहाँ से पानी लाएंगे? तो इसका आंसर एक ही निकलता है कि अपना ही टॉयलेट उस समय हम क्या करेंगे, पी लेंगे। जनरल में आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमको क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारी वहाँ पर मजबूरी थी। अगर हम पानी का एक बूंद हमें मिल जाता है तो फिर हम रास्ता अपना ढूंढ लेंगे और आगे की ओर निकल जाएंगे, मंजिल तक पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार आपको पढ़ाई को मजबूरी बना लेना है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कल हो के हम रोड पे आ जाएंगे, खाने को 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी, हम बर्बाद हो सकते हैं। अगर इस तरह से अपने आप को कर लें कि पढ़ाई हमारा मजबूरी में कन्वर्ट हो गया तो निश्चित रूप से आप पढ़ना शुरू कर देंगे। और पढ़ना जब शुरू कर देंगे तो मेरा विश्वास है, मेरा साथ रहेगा आपके साथ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और आने वाले भविष्य में इतनी वैकेंसी आएगी कि आपका नौकरी होना पक्का है। और हम लोग रोज डरते हैं, रोज कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ अंदर चलते रहता है कि हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, हम पढ़ेंगे तो हम सफल हो पाएंगे। जैसे अभी हम YouTube पे आपको ये चीज़ दे रहे हैं, आपके मन में, ज़हन में सवाल चलता होगा, ये टीचर हमको सिखा पाएगा कि नहीं रीजनिंग। तो आप ये अभी तो वर्तमान में विश्वास ही करनी पड़ेगी। थोड़ा सा विश्वास आपका मुझ पर होना चाहिए और थोड़ा सा विश्वास मेरा आप पर भी होना चाहिए। दोनों आदमी का विश्वास जब मिलेगा एक साथ तो विश्वास की बहुत बड़ी मंजिल तैयार हो जाएगी और वो इतनी मजबूत होगी, कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी आंधी आ जाए, उसको गिरा नहीं सकता है। और वो काफ़ी मजबूती से हम लोग देखेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आइए एक स्लोगन आपको मैं सुनाता हूं। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा। अक्सर हम डरते हैं कि हमारे लाइफ में क्या होगा, हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिल की ओर, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर। हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। हमको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तजुर्बा तो एक नया होगा निश्चित रूप से। तो इसी के साथ आज मैं इंट्रोडक्शन का क्लास, अगर मेरा आपको इंट्रोडक्शन का क्लास बेहतर लगा हो तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तभी मेरा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।
और अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपका साथ अगर मेरे से होगा तो मैं आपके लिए रीजनिंग रूपी समुद्र से, रीजनिंग रूपी गागर से कहिए, निकाल करके प्रयास करूंगा कि आपको इतना दे देने का कि आप किसी भी तरह के एग्जाम में जाएं, आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन ना छूटे। मेरा एक ही प्रयास होगा, हर संभव मैं प्रयास करूंगा कि किसी भी एग्जाम में जाइए, आप बैंक का एग्जाम ले लीजिए, एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, रेलवे का एग्जाम ले लीजिए, या फिर कैट का एग्जाम ले लीजिए, मैट का एग्जाम ले लीजिए, या फिर क्लैट का एग्जाम ले लीजिए, या फिर किसी भी तरह का क्षेत्रीय एग्जाम ले लीजिए, या फिर पुलिस विभाग का कोई भी एग्जाम ले लीजिए। एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस, जिस भी एग्जाम में भी रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें से 99% क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे। कोई स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। ये मेरा दावा है। मैं आपसे आज ये प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको इस तरह से रीजनिंग सिखा दूंगा कि आपको रीजनिंग में लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन ना छूटे। धन्यवाद।